हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा है और हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेसेस है, 6 है। मैंने बोला था आपको, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक। ठीक है, और एक है वो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम हर एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि आईआईटी और हमारा नीट, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन न्यूमेरिकल्स के लिए फेवरेट टॉपिक जो होता है ये प्रोसेसेस होती है, और दूसरा रेफ्रिजरेशन, हीट पंप वगैरह वो होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है आईआईटी जेईई या नीट में इन पे क्वेश्चंस आ सके। तो ये जो सिस्टम्स है, ये जो प्रोसेसेस है, आपको पढ़ना और डिटेल में अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और हम अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक प्रोसेस को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो पहला सिस्टम है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा होगा आइसोबारिक, उसके बाद में आइसोकोरिक, देन एडियाबेटिक, देन साइक्लिक वगैरह। लेकिन हर एक प्रोसेस को पढ़ने के स्टेप्स है, क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमें मालूम है कोई भी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो क्या करता है, स्टेट वेरिएबल को चेंज करता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो स्टेट है उस स्टेट को चेंज करता है, उतना हमें पता है, तभी तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट हम कितने वेरिएबल से बताएंगे, 3, पी, वी एंड टी। ये 3 ही स्टेट वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे कोई भी प्रोसेस को, कौन सा स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट है वो हम पहले उस पर डिसाइड होगा किसी भी प्रोसेस का नाम। अभी यहाँ पे आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में क्या होगा, इन तीनों में से एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा, और आपको पता है क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और बाकी दो के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशन निकालना है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, दूसरी चीज, जो ये प्रोसेस हो रही है उसमें क्या कांस्टेंट है वो तो पता चल जाएगा। दूसरा, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो हम निकालेंगे। तीसरी चीज, जो वर्क डन है वो हम निकालेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का उसका यूज हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो फर्स्ट लॉ है वो हर एक सिस्टम में लगाएंगे, हर एक प्रोसेस में लगाएंगे, भले वो आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, कोई भी हो। ठीक है, उसमें लगाएंगे, और बाद में वर्क डन का फॉर्मूला ढूंढेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला ढूंढेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमको हर एक प्रोसेस में करना है। ठीक है, क्या कांस्टेंट होगा, क्या चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी, वर्क डन हमारा फर्स्ट लॉ के हिसाब से निकालेंगे, और बाद में वर्क डन का सेपरेट फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो क्या क्या चेंज होगा, ठीक है, क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, और वर्क डन का फॉर्मूला, उतना हमें हर एक प्रोसेस में निकालना है। आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, कोई भी हो। ठीक है, तो पहला सिस्टम लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा टेम्परेचर। प्रोसेस होगी, प्रोसेस क्या करेगी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट चेंज करेगी। लेकिन कौन से 2 स्टेट वेरिएबल चेंज हो गए यहाँ पे, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमारा जो ये 3 स्टेट वेरिएबल है पी, वी, टी, इसमें से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और कौन से 2 वेरिएबल्स चेंज होंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होगा। इतना समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है मतलब डेल्टा टी जीरो। डेल्टा टी जीरो का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर जीरो। प्रोसेस होगी, प्रोसेस के दौरान हमारे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और हमारी सिस्टम हमेशा कौन सी लेते हैं, लास्ट वीडियो में हमने आजम्पशन देखा था, सिस्टम हमारा क्या है, आइडियल गैस। और आइडियल गैस जो है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ ओबे करता है, हमारा बॉयस लॉ ओबे करता है। बॉयस लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। ये क्यों ले रहे हैं,
बॉयस लॉ अभी यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है। हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम हम हमेशा कौन सा कंसिडर करेंगे, एक सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर आइडियल गैस और एक पिस्टन। तो आइडियल गैस है और आइडियल गैस पे कोई प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो पहली चीज आइडियल गैस और दूसरी चीज टेम्परेचर कांस्टेंट। तो उस केस में हम उस आइडियल गैस पे कौन सा लॉ लगा सकते हैं, बॉयस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि हमने क्लास 11 में पढ़ा है थर्मल प्रॉपर्टीज है ना चैप्टर। देयरफॉर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू K अपॉन V है ना, इक्वल टू ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो आता है इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट के। देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या, दूसरा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा बॉयस लॉ, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, P इज इक्वल टू एनआरटी। P इज इक्वल टू कांस्टेंट है क्या ये एनआरटी, जरूर। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है। और ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी हो सकती है, एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आपके बुक में दिया है। अगर आपने क्लास 11 का थर्मल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, वहां पे आपने एक लेटेंट हीट पढ़ा था, ऐसे कुछ उसका ग्राफ बनता था, है ना, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या था, माइनस से लेके टेम्परेचर बढ़ रहा था 0 तक, है ना, माइनस से लेके टेम्परेचर बढ़ रहा था, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। हीट हम दे रहे हैं, हीट हम दे रहे हैं, जैसे जैसे हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस एकदम गाढ़ा हुआ है, आइस एकदम जबरदस्त आइस बना हुआ है, उसको हम अभी मेल्ट कर रहे हैं, तुरंत तो मेल्ट नहीं होगा, धीरे धीरे आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हीट देंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा उस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब 0 डिग्री पे आ जाएगा, टेम्परेचर कितना आएगा 0 डिग्री, उसके ऊपर हमारा थर्मामीटर टेम्परेचर बढ़ाएगा ही, क्योंकि अभी जो सप्लाइड हीट है ना, वो हीट उस आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, वो हीट अभी क्या करेगी, उस आइस का स्टेट चेंज करेगी, और वो स्टेट चेंज करने में जो हीट लगती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं लैटेंट हीट। तो आइस का मेल्टिंग एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये माइनस डिग्री से, ठीक है, ये माइनस से 0 तक आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, आइस मेल्टिंग होना स्टार्ट नहीं होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री पे आएगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो वो जो मेल्टिंग प्रोसेस है उसके दौरान पूरी की पूरी हीट जो है उसका स्टेट चेंज करने में लग जाती है, तब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। प्रोसेस हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है हमारे आइस का, लेकिन उसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया जस्ट एग्जांपल, है ना। अभी हम देखते हैं आपके बुक वाला एग्जांपल, एक्सपांशन ऑफ गैस बोलने से अच्छा है आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये है आपका एग्जांपल। एक्सपांशन ही क्या, कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांशन या कॉम्प्रेशन होने के लिए हमको कुछ एजम्पशंस भी लेने पड़ती है, या फिर हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स है और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, तभी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ग्राफ क्या बनता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये V1 ये V2, वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, P1 P2, प्रेशर क्या होगा कम, सिंपल है, आइडियल गैस है, सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये इधर आइडियल गैस है। जैसे हम प्रेशर घटा देंगे
प्रेशर दोनों साइड पे सेम है, ये ऊपर का प्रेशर ये नीचे का प्रेशर, पी पी दोनों सेम है, सिस्टम हमारी इक्विलिब्रियम में है। अभी प्रोसेस होगा, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को ऊपर उठा दिया। पिस्टन को जैसे ऊपर उठा देंगे अपन तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही कम हुआ और जगह बढ़ गई, गैस के लिए जगह बढ़ गई तो गैस एक्सपांड होगा। गैस एक्सपांड होगा मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर बाद में क्या होगा, पहले कम था बाद में, सॉरी पहले ज्यादा था बाद में क्या हो जाएगा, कम। तो प्रेशर जैसे जैसे कम होगा हमारा वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये एडिबैटिक का ग्राफ बन गया। ग्राफ अच्छे से बनाते हैं, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, पीवी ग्राफ। किसी भी प्रोसेस को बताते हैं हम पीवी ग्राफ से, ठीक है। तो यहां पे क्या है, P1 P2। P1 है हमारा इनिशियल प्रेशर, P2 क्या है, फाइनल प्रेशर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। V1 क्या है हमारा, इनिशियल वॉल्यूम। V2 क्या है हमारा, फाइनल वॉल्यूम। आपके बुक में VI VF यूज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं V1 V2 यूज कर रहा हूं, अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और हमको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब क्या, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा, इतना ध्यान में। और वो कितना होता है, nRT कितना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरनल एनर्जी और उसके बारे में, ठीक है। चलो, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़े थे हम, उसमें वर्क डन पढ़ा था, वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपांशन, ड्यूरिंग द एक्सपांशन। वो वर्क डन था, छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक इज इक्वल टू V1 से लेके V2 तक dW। dW क्या है, dW हमारा था P dV। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ वो आप पढ़ोगे, उसी में है, ठीक है। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ये वाला फॉर्मूला था, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा वर्क डन हमको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P dV, यहाँ पे लिखा मैंने P dV। अभी इसी को सॉल्व करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, इसमें V1 V2, मैं क्या करता हूं ना, देखो V एडजस्ट करता हूं, PV dV लिखता हूं, क्या एक्स्ट्रा डाला मैंने, V एक्स्ट्रा डाल दिया, तो V से मतलब मैंने मल्टीप्लाई भी किया और मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड भी कर रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू V1 V2। अभी मैं क्या करता हूं ना, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 को मैं PV बोल देता हूं, और वो क्या है, कांस्टेंट है। और PV की वैल्यू में क्या डाल देता हूं, nRT डाल देता हूं। P1 V1 हो, PV हो, कुछ भी हो, तो PV की वैल्यू में डाल दूं nRT। PV की वैल्यू हो गई nRT, बचा कौन, dV अपॉन V। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, नीचे का दिखेगा आपको, ओके। यही इंटीग्रेशन नीचे सॉल्व कर रहे हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन nRT, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, nRT इंटीग्रेशन dV बाई V, V1 टू V2। चलो फॉर्मूला बोलो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x, वो फॉर्मूला होता है log ऑफ x, लेकिन log टू द बेस कौन सा, log टू द बेस e होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है। और इसको लिखते हैं ln भी, log टू द बेस e को लिखते हैं ln, ठीक है। ln रहा मतलब समझ जाने का बेस क्या है, e है, और सिर्फ log रहा तो समझ जाने का बेस क्या है, 10 है ना, डेसिमल वाला log। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nRT log टू द बेस e क्या हो जाएगा, v, ये वाला फॉर्मूला, dv बाई v है तो log v होगा टू द बेस e, log v होगा टू द बेस e, और ये V1 V2, ठीक है। और नीचे इज इक्वल टू, ये nRT कांस्टेंट है, यहाँ पे अभी क्या लगाएंगे अपन, लिमिट लगा लो, पहले अपर वाला log टू द बेस e V2 कंपल्सरी माइनस साइन, log टू द बेस e V1,
लॉग के रूल मालूम है, लॉग के रूल लगाओ। क्या बोलता है लॉग का रूल? एनआरटी एलएन लिख देता हूं मैं, ठीक है। माइनस है ना, तो माइनस जब होता है तो क्या, डिवीजन V2 अपॉन V1। ये है वर्क डन, ये है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू एनआरटी एलएन, एलएन मतलब लॉग टू द बेस ई, और V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये हमने फॉर्मूला निकाला है वर्क डन के लिए। तो अभी तक जो मैंने बोला था आपको कि हर एक प्रोसेस में जो हम पढ़ेंगे, है ना, तो पहली चीज क्या पढ़ी, इसमें कौन सा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें क्या निकाला मैंने, वर्क डन का फॉर्मूला निकाल दिया। अभी ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, इसको अलग अलग तरीके से भी आप लिख सकते हो, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लिखना है। दो चीजें हमने देखी है, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, ये कॉम्प्रेशन भी पढ़ सकते हैं, ओके। अभी दो चीजें बाकी है। पहले एक चीज है हमको जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई करना है, और दूसरी चीज है इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। और तीसरी चीज है, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस हम बोल रहे हैं वो रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं है, वो तीन चीजें देखेंगे। उसके बाद में आइसोथर्मल प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारी सिस्टम कौन सी है आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, और अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये निकाल लिया तो पीओ इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मिला। एग्जांपल ले लिया पहले, तो वो देखा अपन ने मेल्टिंग ऑफ आइस, समझ में आ गया होगा, लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट। उसके बाद में एक्सपांशन देखा, उसके बाद में क्या देखा, एक्सपांशन। पहले प्रेशर बाद का प्रेशर, पहला वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम, ये रहा बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद में वर्क डन का फॉर्मूला कहाँ पे गया, ये देखा था फर्स्ट लॉ में, उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। एक्सपांड हो रहा है V1 से वॉल्यूम कितना हो रहा है V2, पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। इस एक्सपांशन के दौरान वर्क डन निकाल रहे हैं, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x कितना होता है, log e टू द बेस log ऑफ x टू द बेस e होता है। उसके बाद में ये सारा फॉर्मूला लगा लिया, ये मिलता है। अभी इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिला, वापस उसको इधर लिखता हूं मैं, W इज इक्वल टू एनआरटी log टू द बेस E V2 बाय V1, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, पहला हमको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पढ़ा अपन ने, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। यहाँ पे क्या है V2 अपॉन V1, तो ये V1 को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये V1 उधर गया तो P2 इधर आ जाएगा, P1 बाय P2। तो यही फॉर्मूला अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो प्रेशर से तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, एग्जाम्पल इसी पे बहुत आते हैं। V2 और V1 वाला फॉर्मूला हमको पता है, P1 P2 दिया है, लेकिन एग्जाम्पल में V1 V2 तो है नहीं हमारे पास, तो नहीं लगा सकते क्या, जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और वहां से ये निकाल सकते हैं। ये सिर्फ किसमें पॉसिबल है, आइसोथर्मल में पॉसिबल है, कहीं पे भी नहीं लगाना, प्रोसेस का नाम देखना क्या है, आइसोथर्मल। ये कैसे निकलता है, बॉयल्स लॉ लगाने के बाद, टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला W इज इक्वल टू एनआरटी log टू द बेस E P1 बाय P2, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, दूसरा। अभी दूसरी चीज, ना आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, ना यूनिवर्सल का, चलो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको टेम्परेचर नहीं दिया, आपको टेम्परेचर नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है P1 V1 P2 V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। प्रेशर वॉल्यूम दिए है आपको, लेकिन ये वाली चीजें नहीं दी है, तो भी नहीं निकाल सकते क्या, तो जरूर निकाल सकते हैं। निकाल लो यहाँ पे W इक्वल टू एनआरटी की जगह पे P1 V1 डाल लो, log E पहला वाला V2 अपॉन V1, या फिर W इज इक्वल टू डाल दो P2 V2 log E V2 अपॉन V1, या P1 V1 की जगह पे मैं P2 V2 भी डाल सकता हूँ, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। उसके बाद में W इज इक्वल टू P1 V1 log टू द बेस E V2 बाई V1 की जगह पे डाल दो P1 बाय P2, या फिर इसी को P2 V2 डाल दो
log to the base e P1 by P2। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। ये रट्टा मार के कुछ फायदा है भी नहीं इसमें, ठीक है। कंसेप्ट पता हो ना तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो, लेकिन ये चीज भी ध्यान में रखना कि बाकी कोई चीजें दी नहीं है तो हम निकाल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हम निकाल सकते, थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूले के अंदर की कोई चीजें नहीं दी है लेकिन दूसरी चीजें देख के रखी है, लेकिन ये चीजों का वो यूज नहीं करेगा और मार्क्स गवा बैठेगा। ऐसा नहीं है, शांति से सोचना है आपको। सारी चीजें नहीं दी है तो दूसरी चीजों से हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो बना दो और वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमको पता था, उससे हमने इतने सारे फॉर्मूले बना लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि बना सकते हो, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है या नहीं, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है या नहीं वो देखेंगे। देखो, अभी एक चीज याद रखना है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। ये अभी भी बता रहा हूं, पहले भी बताया था जब इंटरनल एनर्जी सेपरेट पढ़ रहे थे। यहाँ पे सिस्टम है हमारा आइडियल गैस। किसी भी टेम्परेचर पे आइडियल गैस के ये जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स मॉलिक्यूल्स है, इनके पास किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, हर एक की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इन सब की काइनेटिक एनर्जी का एडिशन, समेशन जो होगा, जो वैल्यू मिलेगी वही होती है उस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, यहाँ पे हम लेते हैं सिस्टम आइडियल गैस, हर एक एटम मॉलिक्यूल के पास उसका काइनेटिक एनर्जी होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना, तो लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी, इसकी इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की एडिशन कर दो, वो हो गई इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही हम बोलते हैं टेम्परेचर। ये भी कहाँ पे पढ़ा है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब हीट, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब हीट, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी है हमारी, उसके दो फॉर्मूले ध्यान में रखना। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए ये लगना, एनसीवी डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा है ना तो डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये है डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब ये प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बोला, डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, एन सी वी इंटू जीरो, तो डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो। या फिर आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर से भी निकाल सकते हो। वो चैप्टर, उस चैप्टर में फॉर्मूला है 3/2 n kBT, ठीक है। केवी क्या था वहां पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी था टेम्परेचर, ठीक है। ये एन उधर जाता है, एवरेज केवी है। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा यू हो जाएगा, ये 3/2 एज इट इज, करेक्ट है। एन कांस्टेंट है वो एज इट इज, केवी एज इट इज, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेरिवेट कर रहे हैं तो ये डेल्टा टी, ठीक है। कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी क्या आ जाएगा, डेल्टा यू जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दो चीजें पता चली, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, ये चीजें हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलता है हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देयरफॉर इन दिस Q इज इक्वल टू W। क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो है तो पूरा का पूरा एनर्जी क्या है, वर्क डन में। तो मतलब इस बात पे क्या है, ये एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पिस्टन निकाल लिया, एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपांशन के दौरान जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, कौन सा एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन,
ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन के टाइम पे जो भी हीट हम सराउंडिंग से इसको दे रहे हैं सिस्टम को, वो हीट पूरी की पूरी हीट यूटिलाइज हो जाएगी किसमें, वर्क में, और जरा भी हीट हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ने नहीं देगी। ये आइडियली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी। तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, वो है आइडियल स्टेट वाला, ठीक है, आइडियल कंडीशन पढ़ रहे हैं। परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है, परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, वो भी हम आगे देखेंगे क्या क्या लगता है। लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है कि ऑल द हीट सप्लाइड टू सिस्टम इज यूज्ड इन डूइंग वर्क, ठीक है। जीरो हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर डेल्टा यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0, कि जो भी सप्लाइड हीट है पूरी की पूरी हीट सिस्टम अपना काम करने में गवा देगी, और कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कैसे, मान लो ये पिस्टन है, ये आइडियल गैस है, यहाँ से नीचे से हीट दी या फिर सराउंडिंग से हीट खींची, ठीक है। या फिर मान लो कल के जैसा यहाँ पे वेट रखे हैं मैंने, यहाँ पे क्या रखे हैं, वेट। चलो रिक्वायरमेंट भी इसी में कवर हो जाएगा, फिर रिक्वायरमेंट भी इसमें क्या है, अभी गैस को एक्सपांड होना है, कैसा, गैस का प्रेशर ऊपर रहेगा और हमारा बाहर का प्रेशर, ये है ड्राइविंग फोर्स, कल पढ़ा था, ये है अपोजिंग फोर्स मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया, नीचे वाला बड़ा है तो एक्सपांड होगा। जैसे ही एक्सपांड होगा, अभी ध्यान देना, एक्सपांड होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, जगह मिली, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा हमारे सिस्टम का टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा। सिंपल है, एक घर पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है, किसी भी बॉटल में लो पानी, है ना, उसको पहले दबा के रखो ना, ढक्कन ऐसा लेना जो स्लाइड हो सके, ठीक है। पहले पानी लिया आपने, गर्म पानी लिया बोतल में, ढक्कन लगा दिया और उसके अंदर थर्मामीटर लगा दिया, कुछ टेम्परेचर बताएगा। बाद में जैसे अपन वो ढक्कन ऊपर उठाएंगे तो जगह बन जाएंगी गर्म पानी, और उसी का टेम्परेचर फिर हमारा थर्मामीटर क्या करने लग जाएगा, कम दिखाने लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जब बढ़ता है ना तो टेम्परेचर हमारा कम होने लग जाता है, ठीक है। तो क्योंकि गैस फैल जाता है, दूर दूर चला जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर घटने लगता है, लेकिन हमारी प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, कि वॉल्यूम बढ़ते वक्त हमारे सिस्टम ने क्या किया, काम किया, वॉल्यूम बढ़ा, पिस्टन को ऊपर लेके गई हमारे सिस्टम, हमने क्या किया है, ऊपर से वेट हटाया है, पिस्टन को ऊपर लेके जाने का काम किसने किया, सिस्टम ने किया, आइडियल गैस ने किया। वो करने में उसकी एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी कम हो गई और उसका टेम्परेचर भी कम हो गया, ठीक है, क्योंकि एनर्जी और टेम्परेचर का लेना देना एक दूसरे से है। एनर्जी कम हो गई, देखो ये डेल्टा टी पॉजिटिव रहा तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव रहेगा, उल्टा भी पॉसिबल है। डेल्टा टी निगेटिव रहा तो ये भी निगेटिव होगा, मतलब क्या, एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। यहाँ पे ये काम करने में इस सिस्टम की, इस गैस की एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है। लेकिन हमको सिस्टम कैसे रखना है, आइसोथर्मल। तो उस केस में हमारा जो गैस है वो सराउंडिंग से या एनवायरमेंट से हीट क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन उसने इतना ही हीट एब्सॉर्ब करना चाहिए जितना उसने खर्च किया है पिस्टन को ऊपर लेके जाने में। अगर जो एनर्जी उसका लूज करने का रेट है और एनर्जी एब्सॉर्ब करने का जो रेट है, उनमें अगर इनबैलेंस हो गया
तो हमारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही नहीं। और ये बैलेंस रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए किसी भी सिस्टम को आइसोथर्मल में रखना, आइसोथर्मल स्टेट में रखना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्सॉर्प्शन का होना चाहिए। जितनी हीट वो वर्क डन में गवा रहा है उतनी हीट उसने क्या करना चाहिए, एब्सॉर्ब करना चाहिए। उसके लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आदान प्रदान होना चाहिए। यहाँ पे हमारा सिस्टम हीट लूज कर रहा है पिस्टन को ऊपर लेके जाने में, तो उतना हीट आना चाहिए सिस्टम के अंदर, उतना हीट हमारे सिस्टम ने एब्सॉर्ब भी करना चाहिए। कंप्रेशन में उल्टा होगा, दबाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो हमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, फिर इसने हीट क्या करना चाहिए, इसने हीट लूज करना चाहिए। जितना वर्क हम उस सिस्टम पे कर रहे हैं वो रेट ऑफ वर्क डन, और हमारे सिस्टम जो हीट लूज कर रही है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों रेट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमारा सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वरना नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ थ्योरी है थोड़ा, लेकिन समझ में आ रहा होगा। इसी को ऐसे ही समझना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या बोला है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। और फर्स्ट लॉ के हिसाब से जब हम वैल्यू डालेंगे तो पूरी की पूरी हीट जो है वो किस में आएगी, जितनी भी हम सिस्टम को हीट देंगे वो पूरी की पूरी हीट किस में यूटिलाइज हो जाएगी, वो पूरी की पूरी हीट हमारी उस सिस्टम जो काम कर रहा है ना, वो काम करने में खर्च हो जाएंगी। और जरा भी हीट, एक्स्ट्रा हीट जो है, एक्स्ट्रा हीट में से कोई भी हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगी, वो पूरी की पूरी हीट किसमें खर्च हो जाएगी, काम करने में खर्च हो जाएगी, सिस्टम जो काम करेगा उसमें खर्च हो जाएगी। ठीक है, तो कॉम्प्रेशन में उल्टा होगा, सिस्टम पे काम करेंगे। दो तरह के काम होते हैं ना, एक बाय और एक ऑन। सिस्टम पे जब काम करते हैं तो वर्क डन निगेटिव होता है, वर्क डन क्या होता है, निगेटिव। और आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब वर्क डन निगेटिव तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव। दबाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हमको क्या करना है, बाकी की एनर्जी लूज करनी है, बाकी की एनर्जी क्या करेंगे, लूज। तो जिस रेट से हम इसको दबाएंगे, जिस रेट से इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, उसी रेट से हमको इसकी एनर्जी लूज भी करनी है, और रेट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हमारी सिस्टम आइसोथर्मल होगी। तो सिस्टम को आइसोथर्मल रखने के लिए पहला कंडीशन तो हो गया क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। सेकंड, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, रेट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, जो वॉल्स होंगी हमारी, जो वॉल्स होंगी वो वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग होंगी। वॉल्स कैसी होंगी, सिलेंडर की ये जो है कंडक्टिंग वॉल को दूसरा नाम है डायथर्मिक। ये भी क्लास 11 का है, ये जो वर्ड है डायथर्मिक, ये भी क्लास 11 का है। ये जो वॉल्स है सिलेंडर की वो डायथर्मिक होनी चाहिए, मतलब क्या, सराउंडिंग से हीट आनी भी चाहिए और अंदर से हीट सराउंडिंग में जानी भी चाहिए। वो कब पॉसिबल होगा, जब वॉल्स कंडक्टिंग होंगी, बाहर की हीट अंदर आ सके, अंदर की हीट बाहर भी जा सके, सराउंडिंग से अंदर और सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सके, उस तरह से। और थर्ड वाला जो कंडीशन है, सिस्टम के प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए क्वासीस्टैटिक। क्वासीस्टैटिक मतलब इनफाइनाइट सिमली स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो सिस्टम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए। क्यों, वापस धीरे धीरे वेट हटाएंगे, तो धीरे अगर वेट हटाएंगे तो हमारी सिस्टम धीरे से काम करेगी, धीरे से टेम्परेचर चेंज होगा,
धीरे से टेम्परेचर चेंज होते होते हीट हमारी अंदर आ जाएगी और वापस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन एकदम हमने सारे वेट हटा लिए तो एकदम से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, एकदम से वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा, लेकिन बाहर से हीट को अंदर आने में टाइम लगेगा। बाहर से हीट को अंदर आने में टाइम लगेगा। वॉल्स भले ही कंडक्टिंग हो, टाइम लगता है, लेकिन सडन प्रेशर ड्रॉप होने से, सडन एक्सपांशन होने से अंदर का टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा, अंदर का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो उस स्टेट पे हमारी सिस्टम जो है या फिर हमारी जो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल रही रहेगी। तो प्रोसेस का आइसोथर्मल होने के लिए हमारी जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्लो नहीं, बहुत ही ज्यादा स्लो, ठीक है। तभी हमारी सिस्टम जितना वर्क करेगी उतने अमाउंट का हीट एब्सॉर्ब करने के लिए उस सिस्टम को उतना टाइम मिलेगा, उतना टाइम मिलेगा। जितना हमारी सिस्टम वर्क डन में, काम करने में, पिस्टन को ऊपर उठाने में जितना इंटरनल एनर्जी खर्च कर रही है, वो इंटरनल एनर्जी खर्च होने की वजह से हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन उस टेम्परेचर को फिर से, आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना है। कम हो रहा था, उसको वापस बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, हीट चाहिए, और वो हीट को एब्सॉर्ब करने के लिए हमारी सिस्टम के पास टाइम चाहिए। तो स्लो होगा तो हीट हमारी सिस्टम एब्सॉर्ब कर लेगी, लेकिन एकदम फास्ट हुआ तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगी, प्रोसेस गड़बड़ा जाएंगी, आइसोथर्मल नहीं रहेगी। तो 3 कंडीशन है। पहला, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और लूज। जब हमारी सिस्टम खुद काम करेगी तो उसको हीट एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जब हमारे सिस्टम पे काम होगा तो उसको हीट लूज करना पड़ेगा। वॉल्स जो है हमारे सिलेंडर की कंडक्टिंग होनी चाहिए या डायथर्मिक होनी चाहिए, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग इनके बीच में हीट का ट्रांसफर हो सके। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोसेस है वो क्वासिस्टैटिक प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि सिस्टम को टाइम मिले। क्वासिस्टैटिक मतलब इनफाइनाइटसिमली स्लो होना चाहिए, हर एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम अचीव होना चाहिए, होता है, ठीक है। क्वासिस्टैटिक में आइडियल है प्रोसेस, परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट वाले पॉइंट्स कौन से आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो हम देख लेते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डेल्टा टी 0 आइसोथर्मल प्रोसेस में, डेल्टा टी 0 है, ठीक है, डेल्टा यू 0 है। पूरा का पूरा हीट वर्क डन में खर्च हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला एनआरटी क्या था, लॉग टू द बेस ई V2 अपॉन V1, और इसके 4 से 5 फॉर्मूले दूसरे बनेंगे, वो हो गया। बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चलिए ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, आइडियल, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। और आइसोथर्मल सिस्टम को आइसोथर्मल बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट लगती है वो तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हर एक प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।